मतलब पंजीकरण के नाम पर लिया जा रहा भारी भरकम दी जा रही फीस जो है, ये कहाँ तक उचित है, क्या कहेंगे? एकदम नहीं उचित है। 25,000 रुपया बहुत होता है। लेकिन चूँकि सारे हमारे रिश्तेदार वगैरह जानने वाले श्री प्रताप जी के साथ थे, तो किस बल पर अच्छा हमारे ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा था विड्रा करने के लिए, हम रिजाइन कर दिए थे भाजपा से। अच्छा। हमारे साथ 80-90 लोग रिजाइन किए, यानी योगी जी के साथ। महिला आदमी राधा मोहन है जो हमको फोन किए। अच्छा, आपके नाम पर चर्चा चल, आप यहाँ से क्या नाम है, विधानसभा में मार हल्ला मचा हुआ है, टिकट पाएंगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, योग्यता अवसर की तलाश करती है। जब तक बेहतर अवसर नहीं मिल जाता है तब तक योग्यता एक अस्थाई मुकाम नहीं प्राप्त कर पाती है। यानी बेहतर अवसर जब हमारी योग्यता से मिलता है तभी हमें सफलता मिलती है। किसी भी पद पर जब कोई व्यक्ति स्थापित होता है तो उसके पीछे अथक परिश्रम छिपा होता है। अधिवक्ता समाज का एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में ये सामान्य धारणा ये कही जाती है कि उसको अर्थ मिलता है कि नहीं मिलता है ये अलग बात है, लेकिन उसको परिश्रम जरूर करना पड़ता है। हमारे साथ हरि प्रकाश मिश्रा जी हैं जो दीवानी कचहरी गोरखपुर के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। इनसे हम आज बात करेंगे और ये जानेंगे कि एक सफल अधिवक्ता कितनी मेहनत करके अपने आप को कचहरी में स्थापित करता है। मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया, आपका नाम तो मैंने बता दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपके माता पिता का नाम क्या है? हमारा जन्म स्थान एक ग्राम पिछौरा है जो बेलीपर थाने में पड़ता है और गोरखपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर दक्षिणी साइड में है। वहीं हमारा जन्म स्थान भी है। और हमारे पिता पंडित राम हित मिश्र और माता जी पूजा देवी। अच्छा। और दोनों टीचर रहे। अच्छा, माता पिता दोनों लोग? माता जी, हम लोग 4 तक की शिक्षा माता जी के पास पढ़ते थे। अच्छा। और 5 में गोरखपुर रक्त पाठशाला में आकर के नाम लिखाए। यानी और पिताजी हमारे रक्त पाठशाला में हेडमास्टर रहे, वहाँ से ट्रांसफ़र हुए स्विंटन स्कूल में रहे। हम लोग 8 तक तो पिताजी की स्कूल में पढ़े, मिडिल स्कूल। अच्छा, गोरखपुर आने के बाद? अच्छा। 5 से लेके 8 तक हम लोग पिताजी माता पिता के सानिध्य में ही आप जो है, हाँ। क्योंकि दोनों लोग शिक्षक थे। और 9th में 9-10 TDM स्कूल से किए। DAV स्कूल में फर्स्ट ईयर में नाम लिखा है। अच्छा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर DAV से किया। उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर BA के बाद B.Ed किया। अच्छा। फिर MA किया। अच्छा, स्नातक आपने जो है BA किया था? हाँ। बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ। तो ये किस सन में आप किए थे? 65 में। अच्छा, 1965 में आप स्नातक। और उसके बाद B.Ed आपने किया? 65-66 में B.Ed किया। अच्छा। और 66-67 में 67-68 में MA किया पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। और फिर तब 71 में ला किया। आपके पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी 3 भाई थे। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई और 3 बहन। अच्छा, आप किस नंबर पर हैं? हम दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा, बाकी भाई लोग क्या करते हैं? बाकी भाई एक हाइडिल में इंजीनियर थे, रिटायर हो गए। और उसके बाद हम हैं। अच्छा। हमसे छोटे रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो भी रिटायर हो गए। और चौथे नंबर पे इनके पिताजी थे विजय प्रकाश मिश्रा। अच्छा। वहाँ पर रानी डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे। अच्छा। वहाँ और सबसे छोटे एक वीरेंद्र प्रकाश मिश्रा लखनऊ में मकान बनाए हैं। अच्छा। वो हाइडिल में एक्सियन होकर रिटायर हुए। 2 सिस्टर हैं। अच्छा। एक सिस्टर हमारी पहले माँ से है। अच्छा। और 2 सिस्टर इस माँ से। अच्छा, मतलब 2 माताएं थी? हाँ, 2 माँ। एक माँ की डेथ हो गई थी। अच्छा। उनकी एक लड़की थी जो भिलोरा में ब्याही थी। उमेश पांडे जो थे डिस्ट्रिक्ट जज, अच्छा, उन्हीं की मदर थी। अच्छा। और एक बहन आलोक शुक्ला DGC क्रिमिनल थे। अच्छा। और एक जो है सूरज कुमार मिश्रा IAS होकर के रिटायर हो गए, डेथ हो गई उनकी भी। हमारे पिताजी के मित्र थे एक बाबू शंभू शरण श्रीवास्तव एडवोकेट।
अच्छा। बहुत अच्छे फौजदारी के वकील थे। उनके वहाँ लिवा गए हमको, पूछने का क्या कर रहे हो। अच्छा। तो हमने कहा कि कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो नौकरी की तलाश में है, कहीं टीचिंग में ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा टीचिंग उचिंग मत करो, तुम जहाँ समय उतना दोगे वो हमारे पास समय दे दो। अच्छा। तो हम उतना उससे अधिक कमवा देंगे और तुम ला कर लो। अच्छा। हमारे साथ ला करके आओ। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम अक्टूबर महीने में हमारा लॉ में एडमिशन हुआ। तो 1974 से आपने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप शुरू कर दी है। अच्छा, तो आप 1974 से और लगातार आज जो है आप विधि व्यवसाय कर रहे हैं। तो जो फौजदारी की वकालत है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये हमारा कार्यक्रम अगर कोई ऐसा विधि स्नातक जो अभी बिल्कुल अपना कैरियर विधि व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है, तो उसके लिए फौजदारी कितनी बेहतर है, क्या कहेंगे आप? फौजदारी देखिए, सचमुच अगर वकालत करनी है तो सिविल की ही वकालत होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें अध्ययन करना रहता है और हर चीज़ के पर रूलिंग देनी रहती, पढ़ाई करनी होती है। अच्छा। और फौजदारी में थोड़ा कम भी काम रहे, पढ़ाई रहे, तब भी काम चल जाता है। अच्छा। और फूड एक्ट का किए साथ में। अच्छा। और एनआई एक्ट के मुकदमे साथ में किया जाता है। फैमिली कोर्ट का भी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे फौजदारी की जो वकालत होती है, जैसे तमाम लोगों की इच्छा होती है, बहुत सारे लड़के होते हैं जो चाहते ही हैं कि मैं फौजदारी की वकालत मैं करूं, तो आप उनको निरुत्साहित कर दे रहे हैं कि वो फौजदारी की वकालत नहीं, करके? निरुत्साहित नहीं, आप भीड़ देखें आप तो सब फौजदारी में सारे लोग वकालत कर रहे हैं। हाँ, मतलब अधिकांशतः लोग जो है फौजदारी में आना आ जाते हैं। तत्काल गेन होने लगता है। अच्छा। और सिविल में 10 साल रगड़ेंगे तब कोई किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। तब नया लड़का विधि स्नातक की डिग्री लेकर के आता है, तो उसको अपने सीनियर के सानिध्य में रहना जरूरी है या वो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम लोग जूनियर थे तो सीनियर दे देते थे, फाइल पढ़ करके नोट करिए, बयान नोट करिए। तो जब आप बयान नोट करते थे तो एक बार आपको मालूम हो जाता था कि केस में क्या है, और अगर सीनियर जिरह कर रहा है तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ लेके जा रहे हैं इस गवाह को, क्या पूछना चाहता है, अगला क्या सवाल होगा। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, सीनियर का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, एक डिसिप्लिन जो होता है वो सीखने का अवसर मिल जाता है। हमारे सीनियर तो थे जो पान खा के आ जाए तो उसको खदेड़ देते थे। अच्छा। हालांकि अपने चेन स्मोकर थे। अच्छा। लेकिन पान खाने से कहे, 2 चीज़ का हिदायत किया उन्होंने। अच्छा। कि एक तो किसी के साथ चाय पीने मत जाओ वकील के साथ। अच्छा। और दूसरा पान खाने मत जाओ। पान खा के आओगे, बैंड पर चुहाओगे और फाइल पर छिटकी पड़ेगी, उससे जो है इमेज खराब होती है। इमेज खराब होते हैं पीठासीन अधिकारी के सामने। इस वजह से देखिए, आज तक हम लोग हमको सड़क पर नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक अच्छे मार्गदर्शक का जो की सलाह जो मिलती है, हाँ। वो जीवन में हमेशा काम आती है। अच्छा, हम एक सवाल और आपसे, चूंकि हम प्रोफेशन पर आ गए, हम आपके व्यक्तिगत जीवन से एक सवाल और पूछना चाह रहे थे। जैसे आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 65 में हो गई। 1965 में। हाँ। अच्छा, तो आपकी पत्नी भी ग्रामीण परिवेश की थी। अच्छा, गृहिणी हैं वो? हाँ, गृहिणी हैं, वो एक्सपायर कर गए। अच्छा 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 अच्छा। 15 में। मतलब वो गृहिणी थी? हाँ। अच्छा, तो जैसे आपके पिताजी अध्यापक थे, आपकी माताजी अध्यापिका थी। हाँ। तो आपने जो गृहिणी, आपकी पत्नी क्यों गृहिणी थी? उनको भी तो अध्यापिका। अब माताजी पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाए। अच्छा। अब उनको तो पढ़ा नहीं पाते। अच्छा, बहू को तो महिलाओं के आपके परिवार में, जिस समय आपकी माँ अध्यापिका थी, तो उस समय आपके परिवार में शिक्षा का स्तर बेहतर था? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपके परिवार में वो माहौल नहीं था? नहीं, माहौल था, लेकिन अब चूँकि शादी में अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। अच्छा। तो ज़्यादा मैके ही में रही वो। अच्छा, कहाँ है आपकी ससुराल थी? ये खजूरगामा एक मौजा है। अच्छा, गोरखपुर जिले में? कंपियरगंज में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं है ससुराल। अच्छा, और कितने बच्चे आपके कितने हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, तीनों लड़के हैं? हाँ, तीनों लड़के हैं। अच्छा, क्या करते हैं लोग? एक जो है वो खेती बाड़ी वाला काम देखते हैं। अच्छा। और एक एयरटेल में है।
अच्छा। और एक बॉम्बे में है अभी, तो ये हवा से पानी बनाने वाली कंपनी थी, अच्छा। उसी में है। अच्छा, मतलब सब सारे लोग हाँ, शादीशुदा हैं, सब सबके शुदा परिवार हैं, सबके बच्चे हैं। बिल्कुल। तो एक मतलब भरा पूरा परिवार है सबका, तीनों बेटे अपना अपने गृहस्थ और एक जीवन ग्रैंड का। डॉटर है, वो दिल्ली में ला करके प्रैक्टिस कर रही है। तो एक आम आदमी की पीड़ा का निराकरण करके या निराकरण करा करके कितना सुकून आपको महसूस होता था या हो रहा है, होता है क्या? देखिए, जब उपलब्धि होती है, किसी मौके को छुटकारा मिलता है, तो एक सेटिस्फेक्शन अपने को होता है कि हमने मेहनत किया और उसका फल अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सुबह सीनियर के यहाँ 7 बजे पहुँच जाते थे, अच्छा। और 7 से लेके 9:30 तक, 9:30-10 तक वहाँ रहते। और टूटी साइकिल थी, वही लेके भागे आते थे यहाँ, आधा खाए आधा हुए, फिर कचहरी उनसे आने के पहले पहुँच जाना रहता था। और शाम को फिर बुला लेते थे, अच्छा। रूलिंग खोजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। फिर फाइल लेके बैठ के पढ़िए, छांटिए, ब्रीफ बनाइए, बना करके उनको दिखाइए, रूलिंग खोजिए। खोजने के बाद तब जाकर के रात को 9 बजे 10 बजे घर आते थे, फिर खाना खाए, सो गए, फिर सुबह उठ के पहुंच गए। तो यही रूटीन रहता था। मतलब भारतीय जनता पार्टी से आप कब जुड़े? भारतीय जनता पार्टी से हम जब एमए कर रहे थे, अच्छा। तो अवधेश बाबू श्रीवास्तव जो हैं, अवधेश कुमार अवधेश श्रीवास्तव, श्रीवास्तव जी, उनके संपर्क में आए। अच्छा। और उनके विचारों से प्रभावित होकर के अच्छा। हमने जनसंघ ज्वाइन किया। अच्छा, उस समय जनसंघ था। अच्छा। जनसंघ ज्वाइन किया, और वो एक आदर्श व्यक्ति थे, बहुत सादा जीवन, उच्च विचार वाले आदमी थे। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के जनसंघ में आए, और हम क्षेत्रीय वही जनसंघ 80 में भारतीय जनता पार्टी हो गई के रूप में जो है निर्मित हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी में आपको कोई दायित्व मिला? दायित्व था, मैक्सिमम क्षेत्रीय संयोजक थे स्थानीय निकाय के। अच्छा। और 2 बार सभासद रहे बेतियाता से। अच्छा। पार्षद। मतलब तो इस समय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ के कार्यों को 5 साल चूँकि वो बिता चुके, हमें 6 साल संभवतः 6ठा साल उनका चल रहा है। तो उनके कार्यों को किस तरह से आप देखते हैं? उनका कार्य बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है। समाज के लिए काम कर रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास के जो नारा है मोदी जी का, उसको सार्थक बना रहे हैं। गरीबों को हर संभव सहायता करते हैं, और जनता दरबार लगा कर सबकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करते हैं। इससे और विकास के भी कार्य, गोरखपुर में आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, विकास की हर सड़कें, साफ़ सुथरा शहर हो गया है, चौराहे सब सुंदर हो गए हैं, तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो गई। रामगढ़ ताल जो कभी मच्छर प्रजनन केंद्र बना हुआ था, वो आज डालने और दर्शनीय एक पर्यटन केंद्र बन गया। पर्यटन केंद्र बन गया है। हवाई जहाज़ की उड़ान जहाँ एक भी नहीं होती थी, जहाँ 8 प्रमुख शहरों के लिए उड़ान को सुविधा करा दिए हैं। तो तमाम सारी सुविधाएं हुई हैं। हाँ, लेकिन विधि के क्षेत्र में जो है योगी जी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, अधिवक्ताओं को देखिए, ये जो 5 लाख रुपया वाला था, उन्होंने पास करा दिया है उसको। अच्छा। जो अधिवक्ता कल्याण निधि में, अच्छा, 5 लाख रुपए का अधिवक्ताओं को सेवानिवृत्ति पर। हाँ, सेवानिवृत्ति वाला। अच्छा, उसकी उम्र 60 से 70 कर दिया है हमने। अच्छा। बार काउंसिल के बारे में अगर मैं कहूँ आपसे, तो अधिवक्ता हितों के लिए ये कितना कारगर कदम उठा पा रहे हैं? अधिवक्ता हित के बहुत सार्थक नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि जो सुविधा अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए वो बार काउंसिल दे नहीं पा रही हैं। 1961 में जब अधिवक्ता अधिनियम बना, उस समय जब अधिवक्ता अधिनियम बना होगा तो उत्तर प्रदेश में संभवतः 25-30 जिले ही रहे होंगे। हाँ। तो उस समय बार काउंसिल के सदस्यों की संख्या 25 रखी गई थी, जबकि आज 75 जिले हो चुके हैं। हाँ, संख्या और आज भी संख्या 25 ही है।
तो 75 जिलों के अधिवक्ताओं के भाग्य का फैसला 25 व्यक्ति अगर लेता है तो इसको कहाँ तक आप उचित और हर जिले का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल 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 हाँ, कायदन तो हर जिले से एक प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि उसकी समस्या का समाधान कराने का प्रयत्न करे। ये अक्सर देखा जाता है कि किसी जिले से 4 लोग पहुंच गए, हाँ, किसी जिले से 3 है, किसी जिले से आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। तो इस दृष्टि में आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या कभी आपने इस पर सुझाव दिया बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के किसी सदस्य को या किसी फोरम पर, या मान लीजिए आप मुख्यमंत्री से आपका जुड़ाव है, तो क्या कभी इस दिशा में आपने जो है वार्ता किया कि जो है नहीं, बार काउंसिल के सदस्यों से तो वार्ता किया गया था। अच्छा, एक सामूहिक प्रयास हो उसके लिए तो सार्थक हो जाएगा। मतलब एक समूह बना करके अगर इस पर माननीय मुख्यमंत्री बार काउंसिल बार एसोसिएशन पास करके सरकार के पास भेजे कि ये जनसंख्या को बार एसोसिएशन पास करे या कोई संगठन इसके लिए निर्मित हो, जो एक समूह में मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री उस बात को जो है केंद्र तक पहुंचावें, तो इस पर कुछ चर्चा हो और उसमें सार्थक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर जिले से प्रतिनिधित्व जो है अधिवक्ताओं का नहीं हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि अब जैसे आज के डेट में एक नया अधिवक्ता जब कचहरी में आता है तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी या बार काउंसिल के पदाधिकारी कहते हैं कि उनको स्टाइपेंड देना चाहिए, उनको लाइब्रेरी के लिए कुछ अनुदान देना चाहिए। ये बात तो वो कहते हैं, लेकिन स्वयं बार काउंसिल जो है उनका रजिस्ट्रेशन 25,000 रुपये में करती है। 25,000 में कर रहे हैं और जो सुविधा देनी चाहिए वो भी नहीं समय से देते हैं। मतलब एक अधिवक्ता को अगर आपको मदद देनी है तो हम तो ये कहेंगे कि आप उसका पंजीकरण निःशुल्क करिए। बिल्कुल, जो आप उसको सुविधा देते हैं बाद में 1,000-2,000 की बात आप कह रहे हैं, देते नहीं हैं, नहीं। आप उसका पंजीकरण निःशुल्क करिए, वो निर्द्वंद होकर के प्रैक्टिस करे। और जब वो कमाएगा तो वो तो खुद है जो अपना योगदान, वो तो खुद है, अभी अनएम्प्लॉयड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको तो खुद मदद चाहिए। मतलब पंजीकरण के नाम पर लिया जा रहा भारी भरकम ली जा रही फीस जो है, ये कहाँ तक उचित है, क्या कहेंगे? एकदम नहीं उचित है। 25,000 रुपया बहुत होता है, और वो भी एक नए अधिवक्ता के लिए जो अभी कचहरी में पदार्पण कर रहा है उसके लिए तो बोझ है ही है। आपने बताया कि अगर हम एक्सपार्टी रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं तो 1.5-2 रुपये का टिकट लगता है। 2 रुपये का। बार काउंसिल में अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायत होती है, और अगर अधिवक्ता के खिलाफ कोई शिकायत हुई और कोई एक्सपार्टी आर्डर पास हो गया तो उस एक्सपार्टी आर्डर को रिकॉल कराने जब अधिवक्ता जाता है तो उससे 2,500 रुपये फीस ली जाती है। तो उचित नहीं है वो। ये इसको जो है इसको भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हर आदमी नहीं जान पाता, नहीं जानता। ये वही बता सकता है, क्योंकि मेरे पास है इसका रिकॉर्ड है, मेरे पास सबूत है इसका। होगा कि जब एक अधिवक्ता के खिलाफ, जैसे मान लीजिए अगर हमारे खिलाफ कोई एक्सपार्टी आर्डर हो रहा है और अगर हम जा रहे हैं उसको रिकॉल कराने, तो 2,500 रुपये फीस बाकायदे लिखित रूप से जो है उस आवेदन पर लिखा जा रहा है कि आप 2,500 रुपये फीस जमा कराएं। ऐसी स्थिति में कैसे मतलब ये शोषण कब कैसे रुकेगा? आखिर क्या है इसका तरीका? आप वरिष्ठ हैं, आप तो संभवतः एल्डर्स कमेटी के मेंबर भी होंगे यहाँ, तो ये सब चीज़ें आखिर किससे कौन अधिवक्ता कहेगा? नहीं, इसको बार एसोसिएशन में ले आना चाहिए, बार एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए कि साहब इसको शुल्क 5 रुपया 10 रुपया करें, बजाय 2,500 के 500। मतलब ये तो एक जानकारी, जैसे मान लीजिए अगर एक्सपार्टी रिकॉल की जानकारी हो गई, हो सकता है इसी तरह के तमाम सारे प्रार्थना पत्रों पर इसी तरह के शुल्क लगाए अगर गए होंगे। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो बजाय यहाँ न करके तमाम जगह जगह दौड़ाते हैं सबको। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है वो। ये जब हर जिले से एक अधिवक्ता अगर प्रतिनिधित्व कर रहा होता तो ये नौबत नहीं आती, और पूरे प्रदेश के भाग्य का जो फैसला है 75 जिले का वो 25 लोग मिलकर कर रहे हैं। ये किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय सदस्य आज भी बने हुए हैं, तो आपको पार्टी ने कई बार आपके नाम की चर्चा चली कि आपको जो है लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है, तो कभी आपने इच्छा जाहिर की अपने तरफ से कि? नहीं, हमने कभी नहीं कहा। पैरेलल संगठन महाराज जी भी अपना खड़ा किए,
बिल्कुल। तो उसमें हमको पहले ऑफर हुआ कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन चूँकि सारे हमारे रिश्तेदार वगैरह जानने वाले शिव प्रताप जी के साथ थे, तो किस बल पर हमारे ऊपर भी इतना प्रेशर पड़ रहा था विड्रा करने के लिए, हम रिज़ाइन कर दिए थे भाजपा से। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे साथ 80-90 लोग रिज़ाइन किए, यानी योगी जी के साथ उस समय? योगी के साथ हो गए हम लोग। और योगी जी जो राधा मोहन दास अग्रवाल जो चुनाव लड़े, उसके लिए आपके पास ऑफर था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफर पार्टियों ने ऑफर दिया है आपको? हाँ हाँ। और लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं हमने किया? उस वक़्त नहीं स्वीकार किया, लेकिन इसमें तो स्वीकार करना चाहते भी थे एमपी वाले में। अच्छा। तो उनको मिल गया, रवि किशन जी को मिल गया? नहीं, अच्छा, उपेंद्र शुक्ला को मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। रवि किशन में तो हमको उम्मीद नहीं थी इस नाते कि अच्छा अच्छा। वो हाई वहाँ से होना था, लेकिन इसमें तो चूँकि महाराज जी की सीट थी, तो महाराज जी को मिड टर्म कराना था, तो उसमें महाराजा जी ने नाम भी उछाला। हम तो उस वक़्त पीजीआई में थे अपनी भाभी को लेकर के। अच्छा अच्छा। तो पहला आदमी राधा मोहन है जो हमको फ़ोन किए अच्छा, कि कि आपके नाम पर चर्चा चल कि आपके यहाँ ऐसे क्या नाम है, विधानसभा में मार हल्ला मचा हुआ है कि आपका टिकट फाइनल होगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हम बताए ऐसे ऐसे है, कह रहे आप गोरखपुर जाइए, तैयारी करिए। तो यहाँ हम आकर के पर्चा वर्चा मंगा करके, और अच्छा अच्छा। सब भरा वरा जाया था, मंदिर से फाइल वाइल भी आ गई पर्चा भरने की। अच्छा। तैयारी और थी, तब दूसरे कल दाखिला होना था, तो आज मालूम हुआ कि नहीं उपेंद्र जी को मिल गया। जो नया अधिवक्ता है वो किस तरह से अपने आप को परिमार्जित करे, किस तरह से अपने अंदर वह योग्यता को धारण करे सबसे पहले तो बार उसे सम्मानित दृष्टि से देखे? सबसे पहले तो प्रॉपर ड्रेस में आवें कचहरी, और दूसरी ये कि जो केस पुटअप करें उसकी पूरी तैयारी करें, पढ़ें उसको, उसके हर उससे संबंधित जो रूलिंग हो खोज करके रखें, और पहले रूलिंग पढ़ लें, फिर उसके हिसाब से अपना जिरा करें, बहस करें, तब वो ज़्यादा सार्थक होगा। तब उनको भी लगेगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसके पास नॉलेज है। कोई चीज़ पुट करने का एक अलग तरीका होता है, कन्विंसिंग ढंग से करें उसको। तो इसमें कहीं न कहीं सीनियर अधिवक्ता भी दोषी प्रतीत होता है क्या, कि अपने जो जूनियर्स को वो बेहतर प्रशिक्षण नहीं दे पाता है? आज की स्थिति यही है कि सीधे कचहरी आते हैं लोग। अच्छा। अब हम तो नहीं किसी चैम्बर में देख रहे हैं कि कोई जा रहा है, मतलब वो सीधा चाहते हैं कि डायरेक्ट हम जो है इंडिपेंडेंट जो है। हाँ बिल्कुल। और जब इंडिपेंडेंट वो प्रैक्टिस करेंगे तो जानकारी होगी नहीं होगी भाई। अरे रगड़ाई होती थी तब जा कर के आदमी इंडिपेंडेंट होता था। सीनियर ड्राफ्टिंग करा देता था और फिर आपको दे देता था कि इसी तरह से बनाओ, तब होता था। गट्ठा पड़ गया था लिखते लिखते। हाँ। तो ये मतलब अथक परिश्रम करना पड़ता है किसी भी प्रोफेशन में। एक मतलब बिना परिश्रम के कुछ नहीं होगा। परिश्रम आपके समय में जब आप लोग वकालत शुरू किए होंगे तो महिला अधिवक्ता या तो एकदम नहीं रही होंगी? एकदम नहीं, एक ठुसी सिर्फ। और आज वो भी 80 में आई, सुधा अग्रवाल। और आज महिलाओं की भीड़ सी है। भीड़ है। तो महिलाओं के लिए कितना श्रेयस्कर है ये विधि व्यवसाय? हमारे समझ से तो जो जिस तरह की भीड़ है, जो वर्किंग कंडीशन है, उसमें महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है ये। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। दर्शकों, आपने देखा कि हरिप्रकाश मिश्र जी ने अपने जीवन वृत्त के बारे में, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और अपने जो एक लंबा विधि व्यवसाय का जो अनुभव है उसके बारे में बातचीत साझा किया, तमाम सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई। निश्चित रूप से ये जो आने वाली पीढ़ी है जो अधिवक्ता के रूप में अपना करियर संवारना चाहती है, उनको इससे सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। आपने कार्यक्रम देखा, निश्चित रूप से कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। मिश्रा जी, आपने अमूल्य समय निकाला और हमारे दर्शकों को आपने बेहतर जानकारी प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।